हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग सेल कोशिका संरचना एवं कार्य यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेकंड लास्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुणसूत्र के पहले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था और न्यूक्लियस के बारे में, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक बातें हमने सेल के लिए जान ली थी। यह इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो लेक्चर आपको और प्रोवाइड किया जाएगा और ये हमारा पहला चैप्टर सेल कोशिका संरचना एवं कार्य का समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में आज के दिन में हम क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमोसोम एक ऐसी टॉपिक है जो क्लास 11 के साथ साथ नीट जैसे कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि क्रोमोसोम से क्वेश्चन अनेक प्रकार की कंपटीशन में जहां बायोलॉजी पूछी जाती है और इसके अलावा नीट में इसके क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम क्रोमोसोम पर कंप्लीट जानकारी अच्छे से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र क्या है, ये सारी बेसिक बातें मैं पहले आपको समझाता हूं। जनरली अगर हम किसी भी कोशिका की बात करें, वह अगर यूकैरियोटिक सेल है यानी जंतु की कोशिका है या पादप की कोशिका है, तो इस जंतु या पादप की कोशिका के अंदर मान लेते हैं कि रफली एक सेल है। तो इस सेल के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियाई पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक द्रव के अंदर हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का बना हुआ एक विशेष मटेरियल पाया जाता है जिसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। जनरली अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो इसे देखने के लिए हमें अलग अलग सेल डिवीजन के दौरान इसकी स्ट्रक्चर को स्पष्ट देखने का अवसर मिलता है। लाइक अगर हम बात करें इंटरफेज स्टेज के दौरान, तो इंटरफेज स्टेज के दौरान यह क्रोमैटिन का कंडेंस हुआ एक धागा होता है और वह कंडेंस धागा क्रोमैटिन कहलाता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का कंडेंस हुआ धागा होता है जिसे बायोलॉजी के अनुसार हम क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन अगर हम एक उस क्रोमैटिन के कंप्लीट धागे को एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहते हैं तो हम गुणसूत्र के रूप में उसे मेटाफेज स्टेज में देख सकते हैं। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। यानी गुणसूत्र की कंप्लीट संरचना, पूर्ण विकसित स्ट्रक्चर हम मेटाफेज अवस्था में देख सकते हैं, जबकि इंटरफेज, प्रोफेज, क्लियर या अन्य अवस्थाओं में हमें एक धागे के रूप में संरचना दिखाई देती है कंडेंस रूप में। वह हिस्टोन प्रोटीन होता है और वह कंडेंस संरचना धागे के रूप में क्रोमैटिन कहलाती है। सिंपली अगर हम इसको और आसान से समझना चाहें तो मान लेते हैं कोई धागा 1 किलोमीटर लंबा है, अगर वह कंडेंस हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसे हम क्रोमैटिन कह सकते हैं। लेकिन वह अत्यंत कंडेंस हो जाए, उस 1 किलोमीटर धागे को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार तर ऊपर करके मोड़ दिया जाए, लगातार ऊपर मोड़ दिया जाता है, तो वह एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेता है और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर गुणसूत्र में बदल जाता है। अब इसका मतलब ये है कि गुणसूत्र क्रोमैटिन ही होता है, परंतु वह एक विशिष्ट स्टेज मेटाफेज के दौरान, मध्यावस्था के दौरान एक विशेष संरचना में बदल जाता है। तो आइए, हमने बेसिक बात आपको बता दी कि गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी यह न्यूक्लियाई के अंदर पाया जाने वाला एक विशिष्ट स्ट्रक्चर और मटेरियल होता है। सबसे पहले हम खोज की तरफ चलेंगे। गुणसूत्र की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले गुणसूत्र की खोज डब्ल्यू वाल्डियर के ऊपर 1888 में जाती है। इंटरफेज अवस्था में डब्ल्यू वाल्डियर ने सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक धागे कंडेंस स्ट्रक्चर के रूप में देखा था और वह एक एक्चुअल गुणसूत्र तो नहीं था, क्रोमैटिन था, परंतु सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का खोज डब्ल्यू वाल्डियर ने किया। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि डब्ल्यू वाल्डियर ने 1888 में गुणसूत्र की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर हम इसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो सटन व बाबेरी, जो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1888 के बाद 1902 में यह सिद्ध किया था कि गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में यह आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। तो डिस्कवरी में दो बातें आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं रिवाइज करता हूं, पुनः बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, डब्ल्यू वाल्डियर ने 1888 में इंटरफेज अवस्था में
सेल के अंदर एक मटेरियल देखा, धागेनुमा संरचना देखी, वह क्रोमैटिन था जिसे इन्होंने गुणसूत्र कहा। और उसके बाद में सटन व बाबेरी ने 1902 में ये सिद्ध कर दिया कि गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण कराता है। देन हम इसके बाद संख्या की बात करते हैं और ध्यान से सुनेंगे। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? जनरली गुणसूत्र की संख्या की तरफ चले तो सेल के अंदर गुणसूत्र दो अवस्था में पाए जाते हैं। पहली अवस्था आगुणित होती है जबकि दूसरी अवस्था द्विगुणित होती है। इसका मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन के दौरान जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र आधे आधे संख्या में दोनों सेल में, यानी जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही होती है और वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर में ट्रांसफर होकर अगली सेल में चले जाते हैं। ऐसी कोशिका जिनमें गुणसूत्र अर्ध फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम आगुणित कोशिका कहते हैं या आगुणित गुणसूत्र कहा जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी युग्मक का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का मतलब ये है लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ये सभी गैमीट या युग्मक कहलाते हैं। पृथ्वी पर जिनमें युग्मक बनता है उन युग्मकों के अंदर आगुणित हैप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसके अलावा जितनी दैहिक कोशिकाएं, हाथ पैर नाक कान गले की कोशिका, इन सभी के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम यानी द्विगुणित कोशिका पाए जाते हैं, यानी द्विगुणित गुणसूत्र कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। एक बार मैं रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। सभी आगुणित कोशिका यानी आगुणित सभी युग्मक के अंदर आगुणित नंबर्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम आगुणित कोशिका भी कह सकते हैं। जबकि सभी दैहिक कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब अगर हम संख्या की बात करें, पृथ्वी पर प्रत्येक जीवों में गुणसूत्र की संख्या बिल्कुल निर्धारित होती है कि ऐसे जीवों में, इस प्रकार के जीवों में इतने नंबर्स में क्रोमोसोम पाए जाएंगे। मान लेते हैं कुछ का डाटा मैं यहाँ आपको दे रहा हूं कि इनफाइनाइट है, सभी के नंबर्स आप क्रोमोसोम आप रख सकते हो। कल्पना करेंगे, फर्स्ट मैंने फूल गोभी लीफ फ्लावर्स में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मूली यानी रेडिश में 18 और पपीता में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मूली, कलीफ्लावर्स यानी फूल गोभी और पपीता में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कपास में 52 गुणसूत्र, मच्छर में 6 गुणसूत्र, इसी प्रकार घरेलू मक्खी में 12 और ऑलरेडी आपको पहले से पता है मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये कुछ डाटा हैं जिनको मैं आपको प्रोवाइड करके समझा रहा हूं कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम जीवों में बिल्कुल निर्धारित होते हैं। अलग अलग जीवों में इनकी संख्या अलग अलग प्रकार से हो सकती है। देन हम आगे बढ़ते हैं आकार की तरफ। कितने बड़े आकार के हो सकते हैं गुणसूत्र? एक सेल में इनका आकार कितना बड़ा होता है वो जान लेते हैं। हम अगर किसी भी गुणसूत्र का शेप यानी आकार मापना चाहें तो हम केवल इसे मेटाफेज अवस्था या मध्यावस्था में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में ही देखा जा सकता है। इस स्टेज में जनरली गुणसूत्र की लंबाई सामान्य कोशिका में औसतन 3 से 5 माइक्रोन लंबा और 0.2 से 3 माइक्रोन तक व्यास वाले गुणसूत्र प्रत्येक मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, अगली टॉपिक पर, यानी गुणसूत्र का रासायनिक, ठीक है, विन्यास या आणविक संरचना क्या होती है, तो गुणसूत्र में केवल 3 प्रकार के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। इसमें 35% डीएनए पाया जाता है। इस गुणसूत्र के अंदर 5% के करीब आरएनए पाया जाता है और 60% इस भाग में प्रोटीन होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। याद रखना है आपको, आणविक संरचना के आधार पर गुणसूत्र में 35% डीएनए, 5% आरएनए और लगभग 60% के करीब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द डिस्कवरी, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हम क्रोमोसोम की संरचना की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्रोमोसोम की संरचना को जान लेते हैं। एक गुणसूत्र की संरचना 2 मुख्य भागों में बटी होती है। वैसे देखा जाए तो 3 मुख्य भाग होते हैं। एक मुख्य संरचना बनी होती है गुणसूत्र की जिसे आर्म या भुजा कहते हैं। इस आर्म से एक बिंदु, मुख्य बिंदु होती है जो गुणसूत्र को जोड़ रही होती है, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जबकि उनके नीचे एक सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होती है। दोबारा सुनाइए,
एक गुणसूत्र की संरचना में एक लंबी सी भुजा रूप में संरचना होती है। जो मुख्य कंटेंट संरचना होती है आर्म या भुजा, उसे एक बिंदु से जोड़ा जाता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, जबकि उनके नीचे की तरफ सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होती है। अब गुणसूत्र के इंटरनल सेक्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो गुणसूत्र के आंतरिक संरचना में कुछ कुंडलित संरचनाएं विशिष्ट प्रकार की पाई जाती हैं। इन कुंडलित संरचनाओं को हम क्रोमोमियर कहते हैं और ये क्रोमोमियर एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बद्ध होती हैं। देखिए ये कुंडलित संरचनाएं हैं, ये कुंडलित संरचनाएं हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बद्ध होती हैं जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। यानी गुणसूत्र के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हेलिक्स लोबों में बटी हुई संरचना क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होती है। क्रोमोनिमेटा के अंदर अत्यंत कुंडलित संरचना क्रोमोमियर पाया जाता है। अगर हम इस संरचना को एग्जैक्ट समझने का प्रयास करें तो जैसे आपने माला और मोतियों की एक संरचना देखी होगी, यानी एक माले की संरचना देखी है जिस धागे के अंदर मोतियां पिरोई रहती हैं, यानी अगर हम क्रोमोनिमेटा की बात करें तो वह धागा होगा, जबकि क्रोमोमियर उनके अंदर छोटी छोटी मोतियों के समान संरचना होती है और इनके बीच में आपस के अंदर मैट्रिक्स पदार्थ यानी मटेरियल भरा होता है। यह आगे जाकर एक स्थान पर अत्यंत कंडेंस हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं और इन दोनों आर्मों के बीच में एक धसाव कॉन्ट्रिक्शन डेवलप होता है जिसे हम प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं। थोड़ी दूर पर सैटेलाइट बॉडी के पहले सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन भी पाया जाता है और नीचे की मुख्य संरचना को सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। एक बार मैं पूरी संरचना रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। गुणसूत्र की संरचना आर्म्स और सैटेलाइट में डिवाइड होती है। आर्म्स की संरचना के बीच में सेंट्रोमियर जो प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन में बटा होता है। अगर हम आर्म्स के इंटरनल सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर कुछ हेलिक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लोगों में बटे हुए जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं और इस क्रोमोनिमेटा के अंदर जालिकाकार यानी कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर और क्रोमोनिमेटा ये दोनों मिलकर गुणसूत्र के अंदर माला के समान संरचना बनाते हैं जिसमें क्रोमोमियर मुख्य रूप से धागे की जैसी संरचना जबकि क्रोमोनिमेटा धागे की जैसी संरचना जबकि क्रोमोनिमियर मुख्य रूप से मोतियों के समान संरचना बनाता है। ये बाहर की तरफ एक स्थान पर अत्यंत कंडेंस स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन पाया जाता है जबकि नीचे सैटेलाइट के ऊपर आर्म्स और सैटेलाइट के मध्य में सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन पाया जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देन इसके बाद में गुणसूत्र को सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार से भी बांटा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। पहला गुणसूत्र जिसे हम टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, ऐसा गुणसूत्र जिसके आर्म के एंड पर सेंट्रोमियर पाया जाता है, यानी इसके आगे कोई भी भाग ठीक है गुणसूत्र का नहीं पाया जाता है, ऐसे गुणसूत्र को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, ऐसा गुणसूत्र जिसके एंड पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ऐसे गुणसूत्र को टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहा जाता है। ऐसा गुणसूत्र जिसके आर्म्स के थोड़ी से यानी छोटी इकाई आर्म के ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ऐसे गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। ऐसा गुणसूत्र जिसमें एक आर्म छोटा दूसरा आर्म बड़ा होता है और बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसे हम सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। ऐसा गुणसूत्र जिसमें 2 इक्वल पार्ट्स आर्म के होते हैं और बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है उसे हम मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। एक बार मैं रिवाइज करता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। गुणसूत्र में सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। अगर गुणसूत्र के लास्ट बिंदु पर एंड पर सेंट्रोमियर है तो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र, अगर गुणसूत्र के थोड़े से बिंदु के बीच में सेंट्रोमियर है तो उसे एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहेंगे। ऐसा गुणसूत्र जिसमें एक आर्म लंबा और एक छोटा है परंतु सेंट्रोमियर मध्य में प्रेजेंट है, सब मेटासेंट्रिक। और ऐसा गुणसूत्र जहां पर दोनों आर्म्स इक्वल फॉर्म में है, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ऐसे गुणसूत्र को हम मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अगर गुणसूत्र के कार्य की बात करें यानी नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट टॉपिक में हम गुणसूत्र की संरचना, खोज, आकार, संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं कि गुणसूत्र का कार्य क्या होता है किसी भी सेल के अंदर या जीवों के अंदर।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम गुणसूत्र के कार्य की बात करें तो पहला कार्य गुणसूत्र का, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना होता है, जो सटन व बाबेरी ने इसे प्रूव भी किया था। यानी गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है या आनुवंशिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ या मटेरियल होता है जो जीवों के कैरेक्टर्स या लक्षण को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करता है। आपने जेनेटिक्स जैसे चैप्टरों में पढ़ा है कि जीन, डीएनए, ये सारे मटेरियल आनुवंशिकी का कार्य करते हैं। मतलब हमारे नाक के आकार का अगर पिता के समान हमारा नाक मिलता है तो इसके लिए डीएनए जीन उत्तरदायी है, और वह डीएनए या जीन गुणसूत्र में ही उपस्थित होता है। मतलब वह इनडायरेक्टली कार्य गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। ये गुणसूत्र का पहला कार्य है। अगर हम दूसरी बात करें गुणसूत्र के कार्य की, तो गुणसूत्र के द्वारा कई कार्य होते हैं। जैसे एक पहला मुख्य कार्य उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन गुणसूत्र के द्वारा ही संभव है। अगर हम बात करें विभिन्नता की यानी वेरिएशन, पृथ्वी पर जीवों में वेरिएशन जो डेवलप हो रहा है ये भी गुणसूत्र के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें जीव विकास की यानी इवोल्यूशन की, इसका भी मुख्य कारण गुणसूत्र है। तो दूसरा कार्य ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी पर जीवों में उत्परिवर्तन, पृथ्वी पर जीवों में वेरिएशन विभिन्नता और पृथ्वी पर होने वाला इवोल्यूशन, ये गुणसूत्र के कारण ही होता है। ये गुणसूत्र का दूसरा मुख्य कार्य है। अगर हम तीसरे कार्य की तरफ चले तो गुणसूत्र का तीसरा मुख्य कार्य, कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र जीवों में पाए जाते हैं हायर एनिमल्स में, जिसे हम एलोसोम्स कहते हैं। ये एलोसोम्स के रूप में प्रेजेंट गुणसूत्र मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण कराते हैं। ऑलरेडी अगर हम मनुष्य की ही बात करें तो मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम XXXY गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं जिनके फर्टिलाइजेशन से ही नर व मादा का निर्धारण होता है। तो पहला कार्य आनुवंशिक पदार्थ के रूप में स्थानांतरण करना, दूसरा कार्य उत्परिवर्तन, विभिन्नता और जीव विकास में गुणसूत्र का रोल होता है। इन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य संभव हो पाते हैं। तीसरा कार्य गुणसूत्र एलोसोम के रूप में, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये पृथ्वी के कुछ जीवों में लिंग का निर्धारण कराते हैं। और अगर हम चौथे कार्य की बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी किसी भी सेल का डिवीजन तभी संभव है जब सेल के अंदर गुणसूत्र का डिवीजन यानी क्रोमेटिन का डिवीजन होता है। यानी सेल डिवीजन के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी है। यह गुणसूत्र के 4 प्रमुख कार्य होंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला कार्य आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण गुणसूत्र के द्वारा होता है। उत्परिवर्तन, विभिन्नता और जीव विकास के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी है। अगला कार्य, किसी भी गुणसूत्र में अगर एलोसोम्स प्रेजेंट होगा किसी भी जीव में तो वह लिंग का निर्धारण करता है। कीटों में, पक्षियों में, मधुमक्खियों में, तितलियों में, मनुष्यों में और हायर एनिमल्स में गुणसूत्र के द्वारा नर या मादा लिंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर जीवों में सेल का डिवीजन तभी हो पाता है जब क्रोमोसोम क्रोमैटिन्स के रूप में फॉर्म होता है, यानी गुणसूत्र सेल डिवीजन में भी सहायक होता है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपको पूरा गुणसूत्र समझ में आ रहा है, मैंने आपको एक एक पॉइंट्स पर अच्छे से डिस्कस करा दिए हैं। गुणसूत्र के लिए आप पूरी टॉपिक अच्छे से लिखकर तैयार भी कर लेंगे। अगर रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में उन सभी को जोड़ने का प्रयास करें जो बायोलॉजी सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।